नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। अपने क्लास 12th बायोलॉजी के अंदर आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब भी अपने जो नया सिलेबस आया है उसी के अनुसार ही हम चैप्टर पढ़ेंगे और जो जो सिलेबस के अंदर है केवल वही एक बार हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 6वां चैप्टर। देखो 1 से 4 तक है वो मैंने पहले करवा दिए थे, 5वां चैप्टर वो हट गया है। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा? 6वां, जिसका नाम है पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण। तो आज अपना अध्याय रहेगा 6, जिसका नाम है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। देखो चैप्टर का नाम है पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण। ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। पादपों के अंदर जल अवशोषण व रसारोहण होता क्या है, किस प्रकार से क्रिया होती है। इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जल अवशोषण क्या है, जल अवशोषण होता क्या है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जल अवशोषण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है, कौन कौन से सिद्धांत होते हैं जो जल अवशोषण की क्रिया में भाग लेते हैं, या किन सिद्धांतों के आधार पर जल अवशोषण की क्रिया होती है। उसके बाद में टॉपिक रहेगा अपना रसारोहण। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला टॉपिक जल अवशोषण। अवशोषण कि जल अवशोषण है क्या, किसे हम जल अवशोषण बोलेंगे। तो इसका हम सीधा सा उदाहरण दें कि जल का अवशोषण, जल का अंतःग्रहण क्या कहलाता है? जल अवशोषण। जैसे मान लो कि आप एक कपड़े को धोते हो और जब उसको निचोड़ते हो तो उसके अंदर से जो जल निकल रहा है, तो वो जल कहाँ से निकल रहा है? उसके द्वारा अवशोषित है, वो बाहर निकल रहा है। ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लो कि ये डस्ट है, तो यहाँ पे एक जल की बूंद मैं डालूंगा तो ये क्या करेगा? उस बूंद को अंदर ग्रहण कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो ये होता है जल अवशोषण। जल का अवशोषण करना जल अवशोषण कहलाता है। पादपों में जल अवशोषण किसके द्वारा होता है? जड़ों के द्वारा होता है। सभी को पता है कि जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण होता है। मतलब पेड़ पौधे होते हैं वो जल को कहाँ से ग्रहण करते हैं? जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं। अब सभी को ये पता है कि जड़ों के द्वारा ग्रहण करते हैं, लेकिन जड़ों से किस प्रकार ग्रहण करते हैं, कौन सी प्रक्रिया की सहायता से जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर देखो, जल अवशोषण पता हो गया कि जल का अवशोषण करना। पादपों में जल अवशोषण, पादपों के द्वारा जड़ों से जल का अवशोषण करना क्या कहलाता है? जल अवशोषण। पादपों में जल अवशोषण। अब देखो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं। एक क्या होता है? अपवाहित जल, ठीक है, और एक होता है मृदा जल। देखो अपवाहित जल कौन सा होता है और मृदा जल कौन सा होता है। अपवाहित जल हम किसको बोलते हैं? जैसे बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो तेज बारिश होती है। एक तो धीरे धीरे बारिश हो रही है और एक तेज बारिश होती है। ठीक है। अगर बारिश धीरे धीरे हो रही है तो जमीन क्या करेगी? उसको सोख लेगी। मृदा क्या करेगी? उसकी बूंदों को सोख लेगी। और एक तेज बारिश हो रही है तब क्या होगा? वो सोख नहीं पाएगी और पानी कहाँ क्या होने लग जाएगा? बहने लग जाएगा। पानी का क्या होगा? बहने लग जाएगा। तो अपवाहित जल हम किसको बोलेंगे? कि वो जल जो तालाब, पोखर या समुद्र में, अपवाहित जल किसको बोलेंगे? कि तेज बारिश का वो जल जो तालाब, पोखर या समुद्र में एकत्रित हो जाता है, उससे हम कौन सा जल बोलते हैं? अपवाहित जल बोलते हैं। ठीक है। अपवाहित जल हम किसको बोलेंगे? कि वो जल जो तालाबों, पोखरों व समुद्रों के अंदर एकत्रित हो जाता है, उसे हम अपवाहित जल कहते हैं। उसके पश्चात है मृदा जल। मृदा जल हम किसको बोलेंगे? कि वो जल
जिसे मृदा सोख लेती है। जैसे मान लो कि धीरे धीरे बारिश हो रही है, ठीक है, तो धीरे धीरे बारिश हो रही है तो उस बारिश के जल को मृदा क्या करेगी, सोख लेगी। उस जल को क्या करेगी, वो सोख लेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मृदा जल बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, मृदा जल। तो तेज बारिश होती है उससे तो कौन सा होता है, अपवाहित जल है, वो एकत्रित होता है। कहाँ पे होता है, तालाबों, पोखरों, समुद्रों में। और मृदा जल जो मृदा सोख लेती है, धीरे धीरे बारिश होती है, तब कौन सा होता है, मृदा जल। तो मृदा जल है वो कितने प्रकार का होता है, तो मृदा जल मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। मृदा जल मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है मृदा जल। जिसके अंदर देखो सबसे पहला है वो तो है केशिकीय जल, केशिकीय जल। और दूसरा है इसके अंदर वो है गुरुत्वीय जल, ठीक है। केशिकीय जल और गुरुत्वीय जल क्या होता है कि मृदा में जैसे अनेक परतें पाई जाती है। मृदा के अंदर क्या पाई जाती है, परतें पाई जाती है। सबसे ऊपर कण है वो बड़े होते हैं, नीचे नीचे जाओगे तो अलग अलग प्रकार की परतें पाई जाएगी। तो वह जल जो मृदा के ऊपरी सतह में उपस्थित बड़े कण अवशोषित करते हैं उसको तो हम क्या बोलते हैं, केशिकीय जल बोलते हैं, ठीक है। केशिकीय जल किसको बोलते हैं, जिस जल को मृदा के ऊपर का भाग ही अवशोषित करता है उसे हम केशिकीय जल बोलते हैं। और गुरुत्वीय जल किसको बोलेंगे, जो अंदर तक चला जाता है। जो जल कहाँ पे चला जाता है, जो आंतरिक परतें होती है उन परतों तक चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय जल। अब देखो इन दोनों जल में से पादपों के लिए महत्वपूर्ण जल कौन सा होता है, केशिकीय जल होता है, ठीक है। मतलब पादपों के लिए महत्वपूर्ण जल कौन सा होता है, केशिकीय जल महत्वपूर्ण होता है। तो देखो ये हमने जल अवशोषण क्या है, अपवाहित जल जो समुद्रों तालाबों के अंदर रहता है, मृदा जल जो मृदा अवशोषित करती है, 2 प्रकार का होता है, केशिकीय जल और गुरुत्वीय जल। केशिकीय जल हम किसको बोलेंगे, जिसे मृदा की ऊपरी सतह अवशोषित करती है, जिसका उपयोग कौन करते हैं, पेड़ पौधे करते हैं। और गुरुत्वीय जल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की तरफ चला जाता है, मतलब मृदा की ये निचली परतें होती है वहाँ पे ये जल चला जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय जल बोलेंगे। अब आगे का टॉपिक हम देखते हैं जिसके अंदर देखो इसमें आगे का टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है, जल अवशोषण करने वाले अंग। पादपों में जल अवशोषण करने वाले अंग, लेकिन ये टॉपिक हटा दिया गया है, ठीक है। पादपों में जल अवशोषण करने वाले अंग कौन कौन से होते हैं, जड़, ठीक है। तो जड़ की संरचना किस प्रकार की होती है, किस प्रकार से मूल रोम है उसको अवशोषित करते हैं, तो ये टॉपिक है वो हटा दिया गया है। इसलिए अब अपना टॉपिक कौन सा है आगे का, जल अवशोषण की क्रियाविधि, ठीक है। टॉपिक कौन सा है, जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि, यह है अपना आगे का टॉपिक कि जल अवशोषण की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। जल अवशोषण होता किसके द्वारा है, जड़ों के द्वारा। पादपों में जल अवशोषण किसके द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा। अब इसकी क्रियाविधि कितने प्रकार से होती है, तो जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझाया किसने, सबसे पहले सन 1949 में, ठीक है। वैज्ञानिक का नाम था क्रेमर। सन 1949 में वैज्ञानिक क्रेमर ने जल अवशोषण है उसकी क्रियाविधि को 2 प्रकार से विभाजित किया। कितने प्रकारों में विभाजित किया, 2 प्रकारों में। इसमें सबसे पहला था, उसको तो क्या बोला उन्होंने, निष्क्रिय जल अवशोषण। और दूसरा था वो कौन सा था, सक्रिय जल अवशोषण। देखो निष्क्रिय जल अवशोषण है उसका दूसरा नाम होता है निश्चेष्ट। क्या होता है, निश्चेष्ट जल अवशोषण भी बोलते हैं, ठीक है।
निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है और सक्रिय जल अवशोषण क्या होता है। जैसे मान लो कि ये एक पादप है, ठीक है, यहां से इसकी ये है जड़ें, ठीक है, इस पादप की ये क्या है, जड़ें, और ये क्या है, इसकी शाखाएं हैं। इन शाखाओं में ये पर्ण है इनके, ये क्या है, इनके पर्ण है, पत्तियां हैं, ठीक है, ये इसकी पत्तियां हैं। अब देखो यहां मर्दा है, तो इस मर्दा में से ये जड़ें क्या करेगी, जल का अवशोषण करेगी। जड़ों के छोटे छोटी संरचनाएं, धागेनुमा संरचना निकली हुई रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। मूल रोम किसको बोलेंगे, जड़ के अंदर धागेनुमा संरचना निकली हुई रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल रोम। और ये क्या है, मूल या जड़ है, ठीक है, और इस जड़ में ये संरचना निकलती है, तो उसको हम मूल रोम बोलते हैं। अब क्या होता है कि इस जड़ के द्वारा जल का अवशोषण होता है, ठीक है, ये जड़ है वो जल को अवशोषित करती है, अवशोषित करने के पश्चात ये ऊपर की तरफ भेजती है, ठीक है, जड़ें क्या करती है, जल को अवशोषित करके इधर ऊपर की तरफ पत्तियों तक भेजती है। अब क्या होता है कि निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण किसे बोलते हैं। एक परिभाषा याद रखना, अगर परीक्षा में यह पूछा जाता है कि अवशोषक कारक किसे बोलते हैं, यदि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि अवशोषक कारक किसे बोलते हैं, तो वे कारक जो जल का अवशोषण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अवशोषक कारक, ठीक है। अवशोषक कारक किसको बोलेंगे, वे कारक जो जल का अवशोषण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अवशोषक कारक बोलते हैं। तो ये अवशोषक कारक कुछ पादपों में तो पत्तियों में पाए जाते हैं और कुछ पादपों में जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। अधिकांश पादपों में अवशोषक कारक कहाँ पे पाए जाते हैं, पत्तियों में, जो पर्ण होती है उनके अंदर पाए जाते हैं अधिकांश पादपों में, ठीक है। तो यदि परिभाषा दोनों समझना अच्छी तरह से, निष्क्रिय जल अवशोषण या निश्चेष्ट जल अवशोषण किसे बोलते हैं, कि यदि अवशोषक कारक पादप की पत्तियों में पाए जाते हैं उसे हम निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं, ठीक है। अवशोषण कारक किसको बोलते हैं, वे कारक जो जल का अवशोषण करते हैं, पादपों में वे कारक जो जल का अवशोषण करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अवशोषण कारक। तो देखो निष्क्रिय जल अवशोषण टॉपिक अपने जल अवशोषण की क्रियाविधि कि पादप में जल अवशोषण है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला अपने निष्क्रिय जल अवशोषण किसे कहते हैं, यदि अवशोषण कारक पादप की पत्तियों में पाए जाते हैं तो उसे हम निष्क्रिय जल अवशोषण या निश्चेष्ट जल अवशोषण कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई होगी कि निष्क्रिय जल अवशोषण किसको बोलते हैं, कि पादपों में यदि अवशोषण कारक पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं तो उसे हम निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। उसके बाद में सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण हम किसको बोलेंगे, कि यदि अवशोषण कारक कहाँ पे पाए जाते हैं, जड़ों के अंदर। ये क्या है, जड़ें हैं। तो यदि इन जड़ों के अंदर अवशोषण कारक पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, सक्रिय जल अवशोषण। तो ये दोनों परिभाषाएं हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी आपके, कि निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है और सक्रिय जल अवशोषण क्या होता है। निष्क्रिय किसको बोलते हैं, यदि अवशोषण कारक पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यदि अवशोषण कारक पत्तियों के अंदर पाए जाते हैं तो उसको तो हम क्या बोलेंगे, निष्क्रिय जल अवशोषण। और सक्रिय जल अवशोषण किसको बोलते हैं हम, यदि अवशोषण कारक कहाँ पे पाए जाते हैं, जड़ों के अंदर पाए जाते हैं। यदि अवशोषण कारक जड़ों के अंदर पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सक्रिय जल अवशोषण बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये दोनों हो गया। अब इनकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे जो सक्रिय जल अवशोषण है, निष्क्रिय जल अवशोषण है, पहले उसकी क्रियाविधि। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग लगाना है जल अवशोषण की क्रियाविधि। हेडिंग लगा लिया, उसके बाद में आगे लिखना है कि सन 1949 में क्रेमर ने जल अवशोषण की क्रियाविधि को 2 भागों में बांटा। सन 1949 में क्रेमर ने जल अवशोषण की क्रियाविधि को 2 भागों में बांटा।
पहला 1 नंबर हेडिंग लगाना है निष्क्रिय जल अवशोषण। इसकी लिखनी है परिभाषा कि यदि पादपों में अवशोषण कारक कहाँ पे पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं। यदि पादपों में अवशोषण कारक पर्ण के अंदर पाए जाते हैं तो उसको हम निष्क्रिय जल अवशोषण बोलते हैं। अधिकांशतः पादपों के अंदर इसी प्रकार का जल अवशोषण होता है। यदि हम ये कहें कि लगभग पादपों में क्या होता है, जल अवशोषण इसी प्रकार से होता है। अब ये होता कैसे, तो इसकी हम क्या पढ़ेंगे, क्रियाविधि। इसकी हम क्या पढ़ेंगे, क्रियाविधि, कि भाई निष्क्रिय जल अवशोषण है वो कैसे होता है। जल है वो प्रवेश इन जड़ों से करता है। जल प्रवेश कहाँ से करता है, इन जड़ों से करता है, लेकिन अवशोषण कारक कहाँ पे है, इन पत्तियों में। इन पत्तियों में क्या है, अवशोषक कारक, मतलब इस जल को अवशोषित करने वाले कारक इन पत्तियों के अंदर है। तो ये क्रिया कैसे होगी, तो इसको देखो ध्यान से समझना है कि ये क्रिया कैसे होगी। कि आपने पढ़ा होगा कि वाष्पोत्सर्जन, आपको पता होगा कि वाष्पोत्सर्जन किसे बोलते हैं। इससे अगला चैप्टर आएगा, उसके अंदर हम कंप्लीट विस्तार से भी पढ़ेंगे कि वाष्पोत्सर्जन होता क्या है। तो यदि पादप के द्वारा जल है वो वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। यदि जल वाष्प के रूप में निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। अब जैसे मान लो कि एक पर्ण है, ठीक है, जैसे मान लो कि ये एक क्या है, पर्ण है, ठीक है, ये क्या है, एक पर्ण, एक पत्ती है। इस पर्ण के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पता है कि पादपों के अंदर हरा वर्णक पाया जाता है जिसको हम पर्णहरित बोलते हैं। उसके द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पर्ण है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रंध्र। क्या कार्य करते हैं रंध्र, जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं और गैसों का विनिमय करते हैं। रंध्रों का काम क्या होता है, एक तो जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालना और दूसरा काम क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक पर्ण के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं उनकी संरचना हम अलग से पढ़ेंगे। ये पर्ण है, इसके अंदर अवशोषक कारक उपस्थित है। इससे के अंदर जो रंध्र है उनके अंदर जब जल भरता है, ठीक है, जल भर जाता है तो वो फूल जाते हैं। जैसे किशमिश होता है, किशमिश के समान ही रंध्र होते हैं। जिस प्रकार किशमिश में जल प्रवेश करता है, बाहर निकलता है, उसी प्रकार रंध्रों के अंदर निकलता है। तो निकलता कैसे है, देखो किशमिश में किस प्रकार से निकलता है और रंध्रों के अंदर किस प्रकार से निकलता है। किशमिश होता है, किशमिश को यदि हम जल में डुबो देते हैं तो उसमें क्या होता है, जल है वो अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। किशमिश को जल में हम डालते हैं, डुबोते हैं, तो किशमिश के अंदर क्या करता है, जल है वो प्रवेश करता है। और किशमिश के अंदर जब जल प्रवेश करता है तो वो किशमिश फूल जाती है, ठीक है। उसके पश्चात वो जल जब बाहर निकलता है तो किशमिश वापिस क्या होती है, सिकुड़ जाती है। जब जल बाहर निकलता है तो वापिस सिकुड़ जाती है। इसी प्रकार रंध्रों में होता है कि रंध्र के अंदर जब जल प्रवेश करता है तो रंध्र फूल जाते हैं, अर्थात रंध्र खुल जाते हैं, ठीक है। जब रंध्र के अंदर जल प्रवेश करता है तो रंध्र खुल जाते हैं, अर्थात रंध्र है वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और जब जल बाहर निकलता है वाष्प के रूप में, जब बाहर उड़ता है तो रंध्र क्या होते हैं, वापिस से बंद हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि निष्क्रिय जल अवशोषण कैसे होगा, कि इस पर्ण के अंदर जब जल बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या पड़ता है, एक दाब पड़ता है। क्या पड़ता है, दाब, मतलब नीचे से इसको खींचता है ये। और कौन सा दाब पड़ता है, ऋणात्मक बल लगता है। याद रखना, निष्क्रिय जल अवशोषण में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार का बल लगता है, तो ऋणात्मक बल लगता है। और सक्रिय में कौन सा लगता है, धनात्मक बल लगता है, ठीक है। तो जब इससे क्रियाविधि पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, तो जब इस पर्ण में से जल है वो निकल जाता है तो यहां पे कौन सा बल लगता है, एक ऋणात्मक बल लगता है, जिससे इस जड़ों में जो ये मूल रोम है, मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल हुआ है वो कहाँ आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। समझ में आ गया,
तो ये होती है निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। ठीक है, ये क्या होती है? निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। कौन सी होती है? निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। तो ये समझ में आ गया होगा कि निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि निष्क्रिय जल अवशोषण है उसकी परिभाषा लिखनी कि किसे कहते हैं। उसके पश्चात इसकी क्या लगानी है, अपने को हेडिंग लगानी है। हेडिंग लगानी, उसके बाद में क्रियाविधि लिखनी है इसकी कंप्लीट कि कैसे जल है वो बाहर निकलता है और एक बल लगता है, ऋणात्मक बल, जिससे क्या होता है कि ये जल है वो ऊपर की तरफ गति करता है। किन के द्वारा? जाइलम के द्वारा। ठीक है, याद रखना, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है? इस जल को ऊपर तक विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है? जो भोजन बनता है पादपों में उसको पादप के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने या विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। ठीक है, तो ये जल जाइलम के द्वारा पहुंचता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, कौन सा है? सक्रिय जल अवशोषण। दूसरा कौन सा है? सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण किसको बोलेंगे हम? कि वह जल अवशोषण जिसमें पादपों में अवशोषक कारक कहाँ पे स्थित होते हैं? जड़ों के अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? सक्रिय जल अवशोषण। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि यदि अवशोषक कारक पादप की जड़ के अंदर पाए जाते हैं, यदि अवशोषक कारक पादप की जड़ के अंदर पाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सक्रिय जल अवशोषण बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये तो इसकी परिभाषा, अब इसकी क्या होगी? क्रियाविधि। मतलब ये काम कैसे करेगा? उससे उल्टा होगा। कैसे? कि इसमें अवशोषक कारक कहाँ है? जड़ के अंदर है। अब मूल रोम क्या करेगा? इसको ग्रहण करेगा। किसको? जल को। जल को कौन ग्रहण करता है? मूल रोम। मूल रोम होते क्या है कि मूल पर धागेनुमा संरचना, पतले पतले धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। और उन्हीं के द्वारा क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। इसमें क्या होता है कि यहां पे जब ये मूल रोम ये क्या करते हैं कि जल का क्या करते हैं? अवशोषण। मतलब इसको अंदर की तरफ खींचने का कार्य कौन करेंगे? मूल रोम करते हैं। कौन करते हैं? मूल रोम करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? मतलब कि भाई जल के अंदर से किस प्रकार से ये इसको खींचेंगे और किस प्रकार से नहीं खींचेंगे। देखो कि ये मूल रोम, इसमें ये मूल रोम सबसे पहले जल को क्या करेंगे? अवशोषित कर लेंगे। ग्रहण कर लिया। ठीक है, ग्रहण कर लिया। अब क्या हो रहा है कि जब जल इसके अंदर ग्रहण हो रहा है तो एक दाब लगता है इस मूल में। मूल के अंदर जब धनात्मक दाब लगता है, धनात्मक दाब लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? मूल दाब बोलते हैं। परिभाषा याद रखना, मूल दाब किसको बोलेंगे? जब मूल के अंदर धनात्मक दाब लगता है। ठीक है, जब मूल के अंदर क्या होता है? धनात्मक दाब लगता है। और ये कब लगता है? जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो ये निष्क्रिय जल अवशोषण होता रहेगा। लेकिन जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाती है उस वक्त क्या होता है? मूल के अंदर एक दाब लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूल दाब बोलते हैं। और इस दाब के कारण जल है वो आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे जैसे पीछे से दाब लगता है वैसे वैसे जल है वो आगे की तरफ बढ़ता है, जिससे कौन सी क्रिया संपन्न होती है? सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, दोबारा समझना, सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि कि सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि किस प्रकार होती है, किस प्रकार सक्रिय जल अवशोषण होता है। देखो, सक्रिय जल अवशोषण किसे कहेंगे? यदि अवशोषक कारक जड़ों के अंदर स्थित है तो उसे हम सक्रिय जल अवशोषण कहते हैं। जड़ों की बाह्य संरचना परत पर सूक्ष्म छोटे धागेनुमा संरचनाएं होती है, जिसको हम मूल रोम बोलते हैं। उनके द्वारा जल का क्या होता है? अवशोषण होता है। और उस जल का अवशोषण होने के बाद में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाती है तब क्या लगता है? एक दाब लगता है। कौन सा दाब लगता है? धनात्मक दाब लगता है। और उस धनात्मक दाब को हम क्या बोलते हैं? मूल दाब बोलते हैं। ठीक है, एक दाब लगता है, कौन सा? धनात्मक दाब, जिसको हम क्या बोलेंगे? मूल दाब बोलते हैं। ठीक है,
और ये मूल दाब लगता है, वैसे वैसे जल क्या होता है, ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहता है, मतलब आगे की तरफ क्या करेगा, गति करता रहेगा। तो देखो आज के जो अपने टॉपिक थे, पहले कुछ परिभाषाएं, उसके बाद में जल अवशोषण की हमने क्रियाविधि पढ़ी। जल अवशोषण है, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण क्या होता है, इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा। आगे की जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जल अवशोषण का मार्ग क्या होता है, ठीक है, कि जल अवशोषण एक जगह से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचता है, ठीक है, जिस प्रकार से हम यहाँ से आगे पहुँचते हैं उसी प्रकार जल अवशोषण भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार से पहुँचता है, ये आगे की क्लास है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब हम जो अपना नया सिलेबस आया है उसी के आधार पर क्लासें बढ़ा रहे हैं और उसी के आधार पर पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मैंने 5वां चैप्टर इसीलिए छोड़ा है क्योंकि 5वां चैप्टर हट चुका है कंप्लीट, इसलिए मैंने वो नहीं पढ़ाया है। 6वां चैप्टर स्टार्ट किया है। इस 6वें चैप्टर में जल अवशोषण करने वाले अंग, ये टॉपिक हट गया था तो ये अपने टॉपिक नहीं करवाया है। उसके आगे का टॉपिक है वो हमने करवा दिया, कौन सा, जल अवशोषण की क्रियाविधि। इसमें एक टॉपिक और हटा है जो जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये यूनिट सेकंड यूनिट है, हमने स्टार्ट की है। इसके अंदर 4 चैप्टर हैं, कौन कौन से हैं, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ठीक है, ये 4 चैप्टर हैं, 6, 7, 8 और 9। 5वां भी था लेकिन वो हट गया है। और ये यूनिट है वो 9 नंबर की भी है, ठीक है, इसलिए अपने को इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ना है। चैप्टर है वो छोटे छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि 3 या 4 क्लासों के अंदर एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप लोग नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए रहिए और अपने जितने भी सहपाठी हैं, साथ में पढ़ने वाले हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में बताइए और उनके साथ में भी वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।